अरबोई ने ध्यान केंद्रित किया और कारागार के स्वर्ग की प्रबल दिव्य मुट्ठी का प्रयोग किया, जिससे उसकी मुट्ठी से एक शक्तिशाली लाल ऊर्जा निकलने लगी। गति प्राप्त करते हुए जियांग ने पत्थर के दरवाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अपनी नई शक्ति से अरबोई ने दरवाजों को ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया मानो वे कागज के बने हों। आभासी देव रैंकिंग के अनुसार दक्षिया के जियांग चेन ने पहला स्थान प्राप्त किया। वह पहले ही शक्ति परीक्षण पूरा कर चुका था और दूसरे परीक्षण, गति परीक्षण, में आगे बढ़ चुका था। दूसरे स्थान पर 3 विदेशी द्वीपों के यिन वुशी थे, जो पत्थर के दरवाजे संख्या 50 पर थे। उनके बाद जियांग चेन 47वें, ओयांग जिंग 46वें और जियांग बादाई 45वें स्थान पर थे। छठा स्थान दक्षिया के ही फेंग युनवू का था, जो 45वें दरवाजे पर थे। सभी का ध्यान रैंकिंग बोर्ड पर था। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग चेन ने सिर्फ 1 सेकंड में परीक्षा पास कर ली। यह उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा था। शी शुवान्यू के पिता और गु की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। वे अवाक रह गए। शी शुवान्यू के पिता गु की ओर मुड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियांग चेन ने ये कैसे हासिल किया। उनके लिए यह अकल्पनीय था कि रसातल परीक्षण में 2 महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद इतने कम समय में उन्हें इतनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति कैसे मिल गई। इस बीच दूसरी तरफ जी लिंकियू चुपचाप रैंकिंग बोर्ड को देखने लगा। 3 विदेशी द्वीपों के बुजुर्गों के मुंह आश्चर्य से भर गए और वे स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग ने झू बैटियन को उनके जादू और दिव्यता संस्थान से 5वें स्थान पर धकेल दिया था। उन्होंने तुरंत उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, ये शक करते हुए कि उसने ऐसा करने के लिए कोई नशीला पदार्थ खाया होगा। यांग मिंग मुस्कुराए बिना और उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। उसी समय उस क्षेत्र में जियांग एक हॉल में पहुंचा जहां चमकते प्रतीकों वाले विशाल स्तंभ थे। जब हमारा लड़का ध्यान भटक रहा था, तभी एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसने उसे सूचित किया कि वह दूसरे परीक्षण, गति परीक्षा, में पहुंच गया है। इस मिशन में स्तंभों से निकलने वाली तलवार की तरंगों से बचना था। इससे पार पाने के लिए उसके पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था 3 मिनट तक उसी स्थान पर टिके रहना, जिसमें केवल 3 वार करने के बाद ही उसे बाहर निकाला जा सके। दूसरा विकल्प था 5 वार की सीमा के साथ भूलभुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। अंतिम चेतावनी स्पष्ट थी, किसी भी पत्थर के स्तंभ को नष्ट करने का मतलब था तुरंत विनाश। जियांग कुछ क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसे तलवार की तरंगों वाली भूलभुलैया का विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके लिए यह एक आसान उपहार से ज्यादा कुछ नहीं था। शून्य नेत्र नामक अपने कौशल का उपयोग करके जियांग भूलभुलैया का पूरा नक्शा देख सकता था। खंभे सक्रिय हो गए और ऊर्जा के विस्फोट होने लगे। जियांग की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। तभी उसने अपनी थंडर क्लास का इस्तेमाल करने का फैसला किया और गड़गड़ाहट से घिरा हुआ भूलभुलैया से आगे बढ़ने लगा। उसने पूरी गति से आगे बढ़ने और लक्ष्य तक पहुंचने का फैसला किया। एक जिज्ञासु निगाह से जियांग ने जियो चान से 3 सेकंड की भविष्यवाणी करने को कहा। जियांग की चेतना के सागर में डूबी जियो चान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी छाती पर हाथ रखा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर से कीड़े निकलने लगे। जियो चान की शक्ति की बदौलत जियांग भविष्य देख पा रहा था। एक शांत मुस्कान के साथ वह विस्फोटों से ऐसे बचने लगा जैसे वह बच्चों के पार्क में खेल रहा हो। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं, क्योंकि जब तक उसके पास चेंडकियू कीड़े थे, तलवार की कोई भी लहर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। जियांग भूलभुलैया में गड़गड़ाहट की तरह आगे बढ़ने लगा और 3 सेकंड आगे के भविष्य की भविष्यवाणी करना ही काफी था। आभासी देवता की रैंकिंग अपडेट की गई और सिस्टम ने बताया कि दक्षिया के जियांग चेन ने स्पीड टेस्ट पूरा कर लिया है और शारीरिक संरचना परीक्षण नामक तीसरी परीक्षा में आगे बढ़ गया है। सबका ध्यान इस पर केंद्रित हो गया। वे स्तब्ध थे।
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जियांग दूसरा टेस्ट सिर्फ 1 सेकंड में कैसे पास कर गया। यह उन्हें असंभव लग रहा था, क्योंकि यह सर्वविदित था कि स्पीड टेस्ट की भूलभुलैया हर प्रतिभागी के लिए पूरी तरह से रीसेट हो जाती है। 3 द्वीपों के इंजीनियरिंग संस्थान के निदेशक खड़े हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और उनका जबड़ा खुला रह गया। वे स्तब्ध थे क्योंकि उन्हें भी रास्ता नहीं पता था, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि जियांग इस भूलभुलैया से कैसे बाहर निकल पाया। द्वीपों के बुजुर्ग यांग मिंग के पास पहुंचे। उनके अनुसार जियांग चेन ने निश्चित रूप से धोखाधड़ी की थी, इसलिए उन्होंने पूरी जांच के लिए उसे तुरंत निलंबित करने की मांग की। यांग मिंग, जो अपनी सीट पर बैठे थे, चुपचाप जमीन की ओर देखने लगे। ये देखकर गू उठ खड़ा हुआ, अपनी उंगली से उनकी ओर इशारा करने लगा और आत्मविश्वास से भरे भाव से यह स्पष्ट कर दिया कि उसके शिष्यों में प्रतिभा है। उसने उन्हें याद दिलाया कि परीक्षा का तरीका उन्होंने ही चुना था और आभासी दुनिया को नियंत्रित किया था। उसने उन पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ इसलिए बेकाबू होकर काटने लगे हैं क्योंकि वे अपने ही किसी शिष्य को पराजित होते देख रहे थे। एक बुजुर्ग की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। वह गू को घूरने लगा और उसे अपनी जबान पर लगाम लगाने को कहा और जोर देकर कहा कि चूंकि जियांग चेन सिर्फ 3 रूपांतरणों से जागृत था, इसलिए वह निश्चित रूप से धोखा दे रहा था। गू का ध्यान उस बुजुर्ग पर गया। गुस्से से भरे भाव से उसने स्पष्ट किया कि 8 रूपांतरणों से जागृत होने के बावजूद बुजुर्ग सिर्फ बकवास कर रहा था और सवाल किया कि क्या इतना अशुद्ध व्यक्ति दिव्य योद्धा संस्थान का बुजुर्ग बनने के लायक है। वे जानते थे कि गू दक्षिया राष्ट्र का एक स्तंभ था और सवाल किया कि क्या अब उसमें कोई गरिमा नहीं रही। गुस्से से भरे चेहरे के साथ गू अपनी सीट पर बैठ गया और ये देखकर कि वे उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बीच वाली उंगली दिखा दी। उसके लिए ये स्पष्ट था कि इतने लंबे समय तक अमर और समुद्री जातियों के कुत्ते बनकर रहने के बाद उनके दिमाग पहले ही पतित हो चुके थे। ये सुनकर बुजुर्गों की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने अपनी उंगली से गू की ओर इशारा करना शुरू किया और इससे पहले कि मामला बिगड़ता, यांग मिंग खड़ा हुआ, अपना हाथ बढ़ाया और सभी को चुप रहने का आदेश दिया। इस राउंड के प्रोविजनल रेफरी के रूप में उन्होंने घोषणा की कि जियांग चेन पर संदेह के कारण प्रतियोगिता रोक दी जाएगी। गू की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही उनके शरीर से सुनहरी ऊर्जा निकल रही थी, उन्होंने बुजुर्ग की ओर ऊर्जा का एक वार किया। गंभीर भाव से बुजुर्ग ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर छोड़ी। उनके अनुसार गू मृत्यु की तलाश में था। उसी समय किसी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और गू और बुजुर्गों के सामने ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और वे कुछ भ्रमित हुए बिना नहीं रह सके। जी लिंगकियू प्रकट हुए, एक लकड़ी जमीन पर फेंकी, बैठ गए और सभी को जाने का आदेश दिया और उनसे कहा कि जब वह चाय पी रहे हों तो उन्हें बीच में न रोकें। सभी चुपचाप जी लिंगकियू को देखने लगे और उनकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। जी लिंगकियू ने एक कप चाय ली और पीने लगे। यांग मिंग अपने दांत पीसकर गुस्से से भर गया। उसने सोचा कि क्या जी लिंगकियू किसी भव्य भोज में जाल बिछाना चाहता था। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह 9 रूपों वाला योद्धा था और लड़ने को तैयार था। जी लिंगकियू ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे ऊर्जा का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे यांग मिंग उड़ गया। शांत भाव से उसने स्पष्ट कर दिया कि यांग मिंग को मेज पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मक्खियों को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। यांग मिंग का शरीर तब तक उछलता रहा जब तक वह उसकी सीट से नहीं टकराया। बड़ों की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यांग मिंग के दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी और किसी ने उसे कोई भी लापरवाही न करने को कहा। ये सुनकर यांग मिंग कुछ उलझन में पड़ गया और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह राजकुमार यांजुन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्यों रोक रहा है।
उन्होंने सवाल किया कि क्या वे जियांग चेन को उनसे इतना आगे निकलते हुए चुपचाप देखते रहेंगे, खासकर जब पहला राउंड उनका ही क्षेत्र था। राजकुमार यांजुन ने बताया कि यांग मिंग ने हर चीज में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वह शांत रहना नहीं जानता था। उन्होंने उसे याद दिलाया कि यह सिर्फ दूसरा टेस्ट था और घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। जब जियांग उत्सुकता से राज्य में घूम रहा था, राजकुमार यांजुन ने समझाया कि जियांग चेन बस गौरव के एक पल का आनंद ले रहा था। अगर वे उसे मारना चाहते थे तो 6 जनरलों को खत्म करने के चरण में अभी भी समय था। अगर अब वे हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे तो उनकी भविष्य की योजनाओं को सही ठहराना मुश्किल होगा। यांग मिंग उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि 6 जनरलों को खत्म करने का क्या मतलब है। वह सोच रहा था कि राजकुमार यांजुन आखिर किस बारे में बात कर रहे थे। जी लिंकियू ने उन दोनों को बुलाया और यांजुन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे कभी प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। यांग मिंग और राजकुमार का ध्यान उस पर केंद्रित था और उनके मन आश्चर्य और भ्रम से भरे हुए थे। एक द्वार से राजकुमार यांजुन, जिसने अपनी बाहें पीठ के पीछे कर रखी थीं, प्रकट हुआ। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और ये देखकर कि जी लिंकियू ने चाय बनाई है। उसने मुस्कुराते हुए थोड़ी चाय पीने का फैसला किया। यांजुन उसके सामने बैठ गया और जी लिंकियू उसे ध्यान से देखने लगा। उसके लिए असली यांजुन को देखना मानो 400 साल पहले की कहानी उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी। उसने सोचा कि अगर मानव सम्राट अभी भी जीवित होता तो निश्चित रूप से दक्सिया एक शानदार तमाशा होता। एक आत्मविश्वास भरी नज़र से यांजुन ने स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए गौरव का अर्थ राष्ट्र का विनाश होगा। उसने कहा कि भले ही कोई राष्ट्र महान हो, अगर उसे युद्ध पसंद है तो उसका नाश होना तय है। उसने उन पर अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को न समझने और कीड़ों मकोड़ों और कुत्तों की तरह उनके लिए रोते रहने का भी आरोप लगाया। जी लिंकियू ने शांत भाव से चाय को देखना शुरू किया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने बताया कि शायद सम्राट को युद्ध पसंद था क्योंकि उसके घुटने इतने सख्त थे कि वह घुटने टेक नहीं सकता था। उसके लिए कुत्ते की तरह जीने से नष्ट हो जाना बेहतर था। यांजुन की आंखें जिज्ञासा और मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या जी लिंकियू उससे बहस करना चाहता है। जी लिंकियू ने चाय का प्याला लकड़ी के लट्ठे पर रख दिया और एक शांत मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, ये समझाते हुए कि बात ऐसी नहीं है। उसने उसे चाय पर सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि युवाओं को निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध का माहौल मिल सके। उसी समय उस राज्य में जियांग चुपचाप छत की ओर देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। जी ने बताया कि एक कप चाय पीने में लगने वाले समय में जियांग तीसरी शारीरिक संरचना परीक्षा पास कर चुका था, जबकि यिन वुशी ने अभी अभी दूसरी परीक्षा पास की थी। यांजुन ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि दाग्सिया में वास्तव में एक असाधारण युवा प्रतिभा का उदय हुआ है। उसने अपना सिर अपनी मुट्ठी पर टिका लिया और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्हें यह नहीं पता था कि क्या जियांग जीवन के साथ विकसित और मजबूत हो पाएगा। जी ने चाय की चुस्की लेने की तैयारी की और एक शांत मुस्कान के साथ उससे कहा कि वह इस बारे में चिंता न करे क्योंकि आज दक्सिया के रूप में गद्दार फिर कभी नहीं उभरेंगे। जियांग 5 परीक्षाओं में से चौथी परीक्षा में था, सहन शक्ति की परीक्षा। इसे पास करने के लिए जरूरी था कि वह कीड़े से होकर बाहर निकले। ये चेतावनी दी गई थी कि कीड़ा बीच में ही बेतरतीब ढंग से सिकुड़ जाएगा। केवल दबाव सहने की अनुमति थी और कीड़े को नष्ट करना मना था। एक विशाल कीड़ा आकाश से जियांग की ओर उतरने लगा। हमारे लड़के ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया, यह महसूस करते हुए कि आभासी दुनिया में गड़गड़ाहट के तत्व लगातार कम होते जा रहे थे। उसे डर था कि एक ही बिजली से वह बाहर निकलने तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे जैसे कीड़ा धीरे धीरे पास आ रहा था, जियांग शांत रहा। हालांकि उसे जेल के अधिपति के शरीर से सुरक्षा प्राप्त थी,
लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह मार्ग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसने उसे सक्रिय नहीं किया तो वे उसे निश्चित रूप से छलनी में बदल देंगे। तुलनात्मक रूप से ये परीक्षा शारीरिक गठन की पिछली परीक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी मुख्य शक्ति का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने सभी वस्तुओं की वृद्धि नामक कौशल का प्रयोग किया, जिससे जमीन से एक विशाल जड़ निकली, जो कीड़े के मुंह में प्रवेश कर गई। उसने बिजली का कौशल प्रयोग करने का निश्चय किया और कीड़े के मुंह में प्रवेश कर गया। उसने अपना हाथ जड़ के ऊपर रखा और यह जानकर कि कौशल समाप्त हो गया है, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि इसे फिर से सक्रिय करने के लिए उसे थोड़ी और शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। कीड़े के तीखे दांत जड़ को भेदने लगे। जियान का ध्यान उन पर केंद्रित था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कीड़ा खुद को दबा रहा है। दांत उसके पास आने लगे और ये देखकर उसने अपने हाथ बढ़ाए और दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों से कुछ करने का निश्चय किया, ये जानते हुए कि दबाव अभी भी बहुत अधिक था और वह अधिक देर तक टिक नहीं सकता था। उसने एक बेल को बुलाया और धीरे धीरे कीड़े का मुंह बंद होने लगा और वह ऊपर चढ़ने लगा। एक नुकीला दांत उसकी बाह में चुभने ही वाला था। उसकी आंखें डर से भर गईं। ये ठीक नहीं था और उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं। तभी उसने एक बार फिर बिजली गिराने का फैसला किया। उसका शरीर बिजली में बदल गया। वह कीड़े के मुंह से निकला और जमीन पर गिर पड़ा। जब जियान खड़ा हुआ तो उसके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। ये 5 परीक्षाओं में से 5वीं मानसिक परीक्षा का संकेत था। इस पर विजय पाने के लिए जरूरी था कि उस क्षेत्र में मानसिक हमलों का विरोध किया जाए और बाहर निकलने का रास्ता निकाला जाए। वह ध्यान से देखने लगा। मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ अपने कंधे पर रख लिया। उसने पैतृक वृक्ष को प्रोत्साहित किया, ये संकेत देते हुए कि अगली परीक्षा उसके लिए है और पहला लक्ष्य उनके ठीक सामने है। वीडियो यहीं समाप्त होता है।